गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो मैंने वीडियो दिया था क्लास 12 का टॉपिक के ऊपर, वो सेकेंड चैप्टर का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और देखा गया है पिछले सालों में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया है, कभी 3 मार्क्स के लिए आया है। तो क्वेश्चन है व्हिच फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड चैप्टर में है ये टॉपिक। तो ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है एंड कभी 3 मार्क्स के लिए। तो मैं आज तुम लोगों को इसको इलाबोरेटली डिस्कस करूंगी या फिर पूरे कैसे तुम लोगों को लिखना है फॉर 5 मार्क्स और कैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है फॉर 3 मार्क्स, ये मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बोलूंगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड or explain the factors which are influencing the population distribution. So basically there are 3 factors. The first one is geographical factor, second one is economic and economic factor, and third one is socio and cultural factor. तो हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले जो है हमारा वो है जियोग्राफिकल फैक्टर। तो इसके पहले हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा फैक्टर है या फिर कौन सा कारण है जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये जो हमारी जनसंख्या एक एक जगह एक एक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वर्ल्ड, ये क्यों है, ये इसका कारण, इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले है जियोग्राफिकल फैक्टर या फिर जिसे हम बोलते हैं भौगोलिक कारण। तो देखिए सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जब भी हम ज्योग्राफिकल फैक्टर या फिर इसे हम लोग फिजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं, फिजिकल फैक्टर जब भी हम स्टडी करेंगे या फिर इसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें हमेशा ये चीज याद रखना होगा। फिजिकल फैक्टर मीन्स which direct related to environment like water, landform, soil, climate. These are the examples. तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट और फैक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, इट्स ऑल organisms life. So people prefer to live in the area where water are easily available. तो सबसे पहले बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में कि पानी या फिर वाटर एक ऐसा चीज है जो हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। विदाउट वाटर हम लोग कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा दिन। सो लोग पीपल हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि कौन सा जगह में आपको इजीली हम लोगों को पानी पीने का पानी या फिर जो भी हम लोग नॉर्मली जो वाटर है कहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। सो वाटर हम लोग किस किस में यूज करते हैं, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, देन बाथिंग, वॉशिंग एंड ऑल्सो फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर इरिगेशन, देन cattle rearing. It is because of this river valley. For this reason, river valleys are densely populated areas of the world. तो इसलिए देखा गया है जितना सारा रिवर वैलीज है हमारे वर्ल्ड में, सभी रिवर वैलीज क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। मतलब उस जगह में पॉपुलेशन या फिर जनघनत्व सबसे ज्यादा है। देखो हम लोग जब हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, वो जो सिविलाइजेशन है वो भी बहुत साल पहले हमारे इंडिया का एक सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर बैंक के साइड में था। वैसे ही एट प्रेजेंट अगर देखें हमारे इंडिया में गंगा रिवर बेसिन जो है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन जो है, ये सब जगह मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है रादर देन अदर एरियाज। दूसरे एरिया से अगर कंपेयर करें तो ये सब जगह ज्यादा पॉपुलेटेड है। क्यों पॉपुलेटेड है? क्योंकि हम लोगों को इजीली यहाँ से पानी मिलता है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। हम लोग ये पानी को यूज करके इरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्शन में इरिगेशन पर्पस यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस यूज कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिक पर्पस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड फॉर्म्स।
People prefer living on the flat surface or plain areas or gentle slope areas. हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं, हम लोग ऐसे जगह में रहे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो या फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा हो, और प्लेन एरिया, जेंटल स्लोप एरिया हम लोग हमेशा चूज करते हैं. क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्री. क्योंकि प्लेन एरिया में हम लोग चाहे तो क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम लोग इंडस्ट्री बिल्डअप कर सकते हैं. जैसे कि हमारे नजदीक बहुत सारा हिल टाउन्स है, दार्जिलिंग हिल टाउन्स है, या फिर सिक्किम देखिए, सिक्किम का गैंगटॉक, ये जो सिटीज है, ये सब जगह लैंडफॉर्म के लिए यहाँ पे टूरिज्म के अलावा आपको टूरिज्म एंड सेकंड वन इज टी फैक्ट्री, ये सब को टी स्टेट्स और टी फैक्ट्री, ये सब अलावा आपको कोई दूसरा एग्रीकल्चरल या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगा. एंड ऑल्सो नेक्स्ट कॉज इज ट्रांसपोर्ट. हम लोग हमेशा देखते हैं जो माउंटेनस हिली एरियाज होते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट सिर्फ रोडवे नेटवर्क से अवेलेबल होता है, दूसरा कोई नेटवर्क हम लोग अगर देखें, जैसे दूसरा जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रेलवेज बोलिए या फिर एयरवेज बोलिए, उतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है. तो लैंडफॉर्म इज ऑल्सो अनदर कॉज ऑफ or another factor of geographical, which include in geographical factor and which influencing the population distribution. Next point is climate. तो क्लाइमेट मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, हमेशा कौन सी जगह में रहना चाहते हैं? क्लाइमेट में हम लोग चाहते हैं कि ऐसा जलवायु हो हमारे जहाँ पे एकदम प्लेजेंट टाइप हो क्लाइमेट, मतलब ज्यादा गर्मी भी हम लोग नहीं चाहते, ज्यादा ठंडा भी हम लोगों को पसंद नहीं है. तो हम लोग चाहते हैं ऐसा कोई जगह जहाँ पे क्लाइमेट हो प्लेजेंट टाइप. तो देखो, एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच इज वेरी हॉट लाइक डेजर्ट एरिया और कोल्ड क्लाइमेट लाइक द माउंटेनस एरिया आर अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. ये सब जगह ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अनकंफर्टेबल है. इसलिए हम लोग देखते हैं राजस्थान डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन बहुत ही कम है कंपेरेटिवली दूसरे जगह से. Areas with a comfortable climate where there is not much seasonal variation and attract more people. तो जो एरिया जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीजनल वेरिएशन ज्यादा नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री में रहता है, नॉर्मल रेनफॉल भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 70 से लेके 150 cm तक रेनफॉल होता है. तो ये सब जगह को लोग ज्यादा चूज करते हैं अपने हैबिटेशन के लिए. एरियाज विद वेरी हाई रेनफॉल और एक्सट्रीम और हार्श टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैव लो पॉपुलेशन एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स आर इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट वेदर. आई थिंक तुम लोग सबको पता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में. जो हॉलीवुड कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. ये जगह अर्ली पीरियड से बहुत फेमस है ड्यू टू इट्स क्लाइमेट, इस जगह का क्लाइमेट के लिए. सो थर्ड नंबर पॉइंट है क्लाइमेट. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल. सो सॉइल मीन्स वी ऑलवेज प्रेफर द फर्टाइल सॉइल फॉर आवर इरिगेशन पर्पस. हम लोग हमेशा इरिगेशन के लिए हमारे फर्टाइल सॉइल को चूज करते हैं. So fertile soil is important for agriculture and other allied activities which are included in agriculture. Therefore, areas which have high fertility soil, and that areas are more people are living that area. So this is about the soil. Like the Ganga Brahmaputra river basin area. This river basin area is deposited alluvial soil are available and which is very important or which is an important factor for agriculture. So these areas are densely populated. So ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है हमारी ज्योग्राफिकल फैक्टर या फिर फिजिकल फैक्टर भी हम लोग इसे बोल सकते हैं. तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है फॉर 3 मार्क्स. तब 3 मार्क्स के लिए जब आएगा तब आपको मेंशन कर दिया जा सकता है कि एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तब आपको ये 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिखना है. अभी मैं जाऊंगी नेक्स्ट, दैट इज द 5 मार्क्स के लिए आएगा जब. तो ये क्वेश्चन का मैंने आप पहले ही बोला, देयर आर 3 फैक्टर्स. फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल, देन इकोनॉमिक एंड थर्ड इज सोशियो एंड कल्चरल. तो मैं अभी जाऊंगी
इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स विच रिलेटेड टू इकोनॉमी और अर्निंग एक्टिविटीज। सो फर्स्ट में है यहाँ पे मिनरल, सेकंड में है अर्बनाइजेशन एंड थर्ड में है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 3 पॉइंट हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिनरल्स जो है, मिनरल्स मीन्स एरियाज with high mineral depositions attract the industries, and mining and industrial activities generate employment, and for that reason the people are migrate that places for better employment facilities, and for that reason these areas are densely populated. For example, Katanga Jambia copper belt in Africa is an example, or Jharkhand Raniganj area or Chotanagpur plateau area in India. These are such examples of minerals deposition. That means हम वर्ल्ड में अगर हम देखें वर्ल्ड वाइज तो देखेंगे हर जगह मिनरल डिपोजिशन सेम नहीं होता है। कई कई जगह है जहाँ पे मिनरल ज्यादा डिपोजिशन होता है या फिर मिनरल डिपोजिशन है और किसी किसी जगह में नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में हम देखते हैं छोटानागपुर प्लेटू रीजन जो है वो जगह हाईली मिनरल डिपोजिशन, रिच मिनरल डिपोजिशन डिपोजिटेड एरिया है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं छोटानागपुर प्लेटू रीजन को ऊपर डिपेंड करके हम लोग देखेंगे बहुत सारा, जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट, रानीगंज, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये जितना सारे स्टील प्लांट या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है ये इस बेल्ट में हुए हैं। तो जब भी इंडस्ट्री होगा तो दैट मीन्स क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे जगह से लोग उधर माइग्रेट होंगे एवं माइग्रेट जब करेंगे वो जगह धीरे धीरे पॉपुलेशन उस जगह का बढ़ता जाएगा और वो जगह धीरे धीरे डेंसली पॉपुलेटेड होगा। तो ये है हमारा मिनरल्स वाला पॉइंट। तो ऐसा एक एग्जांपल यहाँ पे आपको मिलेगा, एक है अफ्रीका का और दूसरा जो मैंने बोला है इंडिया का छोटानागपुर प्लेटू रीजन। सेकेंड पॉइंट देखिए आप लोग, वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब हम लोग देखते हैं लोग पहले कौन से एरिया में रहते थे, पहले लोग रूरल एरिया में रहते थे। धीरे धीरे अपने एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, देन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी के लिए लोग माइग्रेट करते हैं कौन सी जगह में, अर्बन एरिया में। ये अर्बन एरिया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा शहर बन जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। Cities offer better opportunities for employment, education and medical facilities, and also better means of transport and communication. Good civic amenities and the amenities attract of city and also city life people of the cities. It leads to rural urban migration and cities grow in size. This is known as urbanization. So ये है एक कारण जिसके लिए हम देखते हैं हम लोग अगर देखें अपने सिलीगुड़ी शहर को देखें या फिर हमारे नजदीक जो भी अर्बन एरियाज है कोलकाता, दिल्ली, देखते हैं कि डे बाय डे इस सब जगह का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये सिटी भी डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। सो ये है अर्बनाइजेशन पॉइंट जो है और एक इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मिनरल्स ऑलमोस्ट बोथ आर रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है क्योंकि मिनरल्स डिपोजिशन जहाँ पे होगा वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है या फिर इंडस्ट्री बिल्डअप हो सकता है। सो इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। This include not just factory workers but also their family members, teachers, shopkeepers, bank employees, doctors, etc. क्योंकि जब भी हम लोग एक जगह अपने सेटल होते हैं रहने के लिए तो हम अकेले नहीं जाते, हम जाने के बाद हमारे फैमिली को भी उधर शिफ्ट करते हैं। अब जब भी ऐसे बहुत सारा लोग धीरे धीरे सेटलमेंट उस जगह का बढ़ जाएगा तब क्या होगा, उस जगह में स्कूल होगा, स्कूल मतलब टीचर्स होंगे, बैंक होगा फॉर देयर सेविंग्स या फिर लोन इसके लिए, उसके बाद शॉपकीपर्स होंगे, होटल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होंगे। तो ये है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो दिस 3 फैक्टर्स आर इंक्लूड्स इन इकोनॉमिक फैक्टर। ये है हमारे आर्थिक कारक या फिर अर्थनैतिक कारक जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। तो जिस जगह में मिनरल डिपोजिशन ज्यादा होता है
वो जगह पॉपुलेशन ज्यादा होता है, दैट मीन्स डेंसली पॉपुलेटेड होता है। वैसे ही जहाँ पे अर्बनाइजेशन या फिर जहाँ पे सिटी है, कंपेयर करें तो सिटी रूरल एरिया से अर्बन एरिया हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो सेम, जो एरिया इंडस्ट्री जहाँ पे ज्यादा है वो सब जगह पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल मतलब कि सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल फॉर देयर रिलीजियस एक्टिविटी एंड ऑल्सो कल्चरल सिग्निफिकेंस। जैसे कि हमारे इंडिया में है हरिद्वार, पुरी, बेनारस, ये सब जगह हमेशा हम देखते हैं पॉपुलेशन ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जगह का रिलीजियस सिग्निफिकेंस या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस अलग है दूसरे जगह से, और इससे साथ साथ बहुत सारा टूरिस्ट भी जाती है ये सब जगह में। हमेशा टूरिस्ट का एक भीड़ तो हमेशा रहता है। सो इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। और उसके साथ साथ हम लोग हमेशा चाहते हैं हम जहाँ पे रहे वो जगह पॉलिटिकली एंड सोशली शांत हो। जो जगह पॉलिटिकली राजनीतिक कोई भी दंगा हो या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट जिस जगह में रहता है, हम लोग चाहते हैं उस जगह को छोड़ के एक पीसफुल जगह में अपने फैमिली को लेके रहे। सो सोशियो एंड कल्चरल पॉइंट में ये सब आएगा कि क्या कौन सी जगह का सोशियो या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर उस जगह में सोशली कंडीशन क्या है, वो जगह पॉलिटिकली कितना स्टेबल है, ये सब देखते हुए हम लोग चूज करते हैं हम लोग कौन सी जगह। तो जो जहाँ पे जो जगह जैसे कि बॉर्डर एरिया, हमारे कंट्री का जो भी बॉर्डर एरिया होते हैं वो सब जगह हम देखते हैं वैसे पॉपुलेशन नहीं होता है, लेकिन जो कंट्री का कोर्ट साइड एरिया एंड ऑल्सो जहाँ पे मतलब शांत सिचुएशन होता है पॉलिटिकल, वो जगह देखते हैं हम लोग। उससे ज्यादा कंपेयर करें तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा। अभी मैं बोलूंगी कि ये जो क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको क्या से लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क्स के लिए आएगा तो टोटल देखिए पॉइंट है, पहले था 4 पॉइंट, यहाँ पे है 3, 4, 3, 7 यार 1.8। तो आपको ये 8 पॉइंट में मिनिमम 7 पॉइंट्स तो आपको अच्छे से लिखना ही है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में 4 फैक्टर्स है, उधर से 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, और पॉसिबल हो तो 4 ही लिखिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 पॉइंट है। हाँ, आप लोग खुद से भी पॉइंट्स एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला सोशियो कल्चरल का एग्जांपल, आप लोग ये ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो 5 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पॉइंट वाइज 1 by 1 करके इसको एक्सप्लेन करना होगा। अगर 3 मार्क्स के लिए आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में मेंशन कर दिया जाए कि आपको इकोनॉमिक फैक्टर लिखना है या फिर ज्योग्राफिकल। तो अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर लिखना है आपको 3 मार्क्स के लिए तो 4 पॉइंट्स आपको लिखना होगा। अगर इकोनॉमिक आएगा तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।